हम मौजूद हैं आज पुलवामा में, दक्षिण कश्मीर का वो इलाका जहां से बस कुछ दूरी पर बुरहान वानी का त्राल का वो इलाका है जो बुरहान वानी के नाम से मशहूर है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर वो जगह भी है जहां भारत ने अपने सैनिकों को शहीद होते हुए देखा था। लेकिन आज चुनाव हो रहे हैं। एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अपने आप में बहुत बदला है कश्मीर, इसका दावा किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जब यहाँ पहुंचे पुलवामा में तो हमने देखा कैसे बाजार खुले हुए हैं, सड़कों पर भीड़ है, छात्र कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलता है। दिन की शुरुआत बहुत देर से होती थी और 4-5 घंटे में बाजार बंद हो जाते थे। यहाँ हमने ये भी देखा कि कैसे चुनाव प्रचार के वो ट्रेडिशनल तरीके, जिनमें गाड़ियों के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार किया जाता था, जो अब हमें बाकी देश के हिस्सों में उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव का उत्सव दिखाई दे रहा है। गाने बजते हुए गाड़ियों में, लाउडस्पीकर में जाते हुए गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो एक तरह का हर तरफ चुनाव का माहौल दिख रहा है। लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उत्साह उसको लेकर कितना है, ये तो लोकसभा चुनाव में जब लगभग 60% मतदान हुआ वो दिखा दिया। तो विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए पुलवामा के लोगों के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो जनता की राय भी लेंगे, लोगों से पूछेंगे उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उनके लिए वही मुद्दे अहम मुद्दे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता मुद्दे उठा रहे हैं, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जिन पर वो चाहते हैं कि मतदान हो। हमारे साथ यहाँ तमाम नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। एक बार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोफी अकबर साहब, जो इंडिपेंडेंट नेता हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डेजी रैना जी मौजूद हैं, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार हैं और अपने आप में पहली कश्मीरी पंडित महिला हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं पुलवामा से। हमारे साथ इसके अलावा उमर जान साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ मोहित भान जी हैं जो PDP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इसके अलावा मोहम्मद लतीफ़ मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं BJP से। हमारे साथ इसके अलावा जाहिद परवाज़ चौधरी जी मौजूद हैं जो त्राल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और हमारे साथ मुदस्सिर हसन, माफ़ कीजिएगा, मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। तो इन सब नेताओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ BJP से मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब। मोहम्मद लतीफ़ साहब, ये BJP कह रही है, ये कहा जा रहा है बार बार कि कश्मीर बदला है, ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर है? बिल्कुल मैम, ये नया कश्मीर है। आपको भी देखने को मिल रहा है यहाँ जो ये पुलवामा जिसको शहीद पार्क बोल रहे हैं, इस पुलवामा के रोड पर टायर जल रहे थे। 2014 में 15 में टायर जले हुए, पैलेट चल रहा है, ग्रेनेड चल रहा है, गोलियां चल रहा है। आज देखिए जो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब जी, आज देख लीजिए आप, लगता है आज ये नया कश्मीर है। जिस पार्क में हम खड़े थे, इस पार्क में बैठने को जगह ही नहीं मिल रहा है। रास्ते में टायर जल रहा है, रोडों पर पैलेट चल रहा है, ग्रेनेड चल रहा है, गोलियां चल रहा है। तो बदला है, आप ही कह रहे हैं। और इस पार्क में हमने देखा है, सुबह से हमने देखा है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे साथ जनता मौजूद है, उन्हीं से बदला है कश्मीर, कह रहे हैं नया कश्मीर है ये। देखिए जी, कश्मीर तो बदला नहीं है, कश्मीर बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि जो इन्होंने अगस्त में 2019 को इस कश्मीर को एक गड्ढे में डाला है, जो 370-35 इन्होंने तोड़ा है। इससे जो हमारी जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको इन्होंने ख़त्म करके रख दिया है। आपके मुताबिक 370-35 से बड़ा मुद्दा है, अभी भी बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी कश्मीर बदला है, ये नया कश्मीर है? जी जी जी, जब से नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तब से वाकई में कश्मीर बदला है। हाँ, यही वही शहीद पार्क है जिसमें लोग अंदर आने से भी कतराते थे, मगर आज आप देख रहे हो जो भी हम जल्दी लेते हैं। बदला है कश्मीर, बदला है, ये नया कश्मीर है? हाँ, बदला है। क्या बदला? सब कुछ बदल गया। क्या, जैसे क्या बदला? जैसे हम सड़कों पे आते हैं, नारे लगाते हैं, वो ये आज़ादी मिल गई है, या ऐसा हुआ? खुल के बोल सकते हैं। जी मैम, लाइटें लगाने से डेवलपमेंट नहीं होती है। हम आज भी गंदा पानी पीते हैं गाँव में, और जो हमारा PhD स्कॉलर है शोपियान में, वो चेन्नई भेज रहा है रेडे पे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगी जब हमारे PhD स्कॉलर वो चेन्नई भेज रहा है। तो रोजगार मुद्दा है आपके मुताबिक? रोजगार मुद्दा है, ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास आऊँगी वापस। लेकिन
रोजगार मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि ये जो अभी तक मुद्दे थे, क्या ये मुद्दों पर आप 370 और 35 से की अभी भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार मुद्दा है, जो पीएचडी करता है छात्र वो चने बेच रहा है। देखिए, दो चार चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया, पहली बात तो जितने उत्साह से आप बात कर रहे हैं, जितनी खुशी से आप बात कर रहे हैं कि चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में या किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर ये इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है कि आपने 10 साल तक एक 1.25 करोड़ लोगों की आबादी को बिना उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या बिना इसी असेंबली के लिए रखा है। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी का शर्म से सर झुका हुआ होना चाहिए था। हमको माफी मांगनी चाहिए थी कि हम शर्मिंदा हैं कि 10 साल के बाद होने चाहिए। लेकिन देखिए, 10 साल खुश होने की कोई बात नहीं, इसमें शर्मिंदा होना चाहिए इंसान को कि हाँ, हम 10 साल तक आपको सरकार नहीं दे पाए, चुनाव नहीं कर पाए, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये कहा जा रहा था 370 जब खत्म हुआ है 35 से कि अब होगा ही नहीं चुनाव, हम हिस्सा ही नहीं लेंगे, या एक भावना पैदा की गई थी कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे लोग, या लोगों के अंदर जिस तरह की भावना है उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टिसिपेशन किया, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हुआ। वो पॉजिटिव पॉइंट है, उस पर खुशी है, उस पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आंकड़े दुरुस्त करके बताता हूं। आपने बताया कि लोग साहब किसी ने कहा कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक सेंटिमेंट ये था ना, ये कहा गया कि ये कहा गया कि हम नाराज हैं, हम इतने नाराज हैं कि हम अलग अपना रुख रखेंगे, हम नहीं साथ में आना। देखिए, नाराजगी तो आपने अभी लोगों से बात की, उन्होंने भी अपनी नाराजगी झलकाई आपको कि वो नाराज किस चीज से हैं। 2-3 चीजें आपने बोला कि लोकसभा में बहुत बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब 1990 में यहाँ 87 में इलेक्शंस की रिगिंग हुई, असेंबली की हुई, और उसके बाद सीधे जो पहला चुनाव यहाँ पे हुआ वो 1996 में हुआ, 1996 में। और 1996 में जब वो पहला चुनाव हुआ तो उसकी जो पोल परसेंटेज थी वो 40% थी, और जो अभी रिसेंटली लोकसभा पोल कंक्लूड हुए उसकी जो पोल परसेंटेज है दैट इज 38.4%। 370-35 से यही सबसे बड़ा मुद्दा है, या इसके अलावा रोजगार भी बड़ा मुद्दा है? आपके मुताबिक दोनों में कौन सा बड़ा मुद्दा है, कौन सा जरूरी मुद्दा है? 370 और 35A भी बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्योंकि अगर यूथ अनडेवलपमेंट रहेगा, अनएम्प्लॉय रहेगा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ठीक है। तो आपके मुताबिक? जी, मेरे मुताबिक यही है कि हमारे यहाँ 370 और 35 को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है तो हमारे लिए वो मुद्दा अहम है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लड़के आज ड्रग अब्यूज़ हो गए हैं, वो ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं, तो हमारे लिए भी वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ हर साल हर एक डिग्री कॉलेज में 8-8 हज़ार लोग अपनी ग्रेजुएशन करके, अपनी PhD करके, अपनी PG करके निकलते हैं और वो चन्ने बेचते हैं। तो आपके मुताबिक दोनों बराबर के अहमियत रखते हैं आपके लिए, रोजगार और 370-35 से बराबर की अहमियत रखते हैं। लेकिन ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम छीनने नहीं देंगे। आप बताइए क्या ये दोनों बराबर की अहमियत रखते हैं, या 370-35 से के जाने से आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप चाहते हैं कि रोजगार हो? सबसे पहले यहाँ पे कश्मीर में है वो दम घुटन है, जो घुटन यहाँ 370 या 35 ऐसे हुई है। जब दोनों वो वापस आएंगे तभी हम खुश। घुटन किस बात को लेकर? घुटन इसी बात की हमारी शनाख्त छीनी गई, हमारे मतलब जो अपनी कश्मीरियत है, अपनी पहचान है, वो छीनी गई। सबसे पहले हमें अपनी मतलब अपना माहौल चाहिए, अपना मतलब जो नहीं, तो माहौल तो अभी भी यही है। माहौल में क्या बदला? जैसे कि 35 से है, 370 है, सबसे बड़ा असर हम पे वही पड़ा। जब से हमसे वो लिया गया हमें घुटन हुई है, दम हो चुका है। ठीक है, शनाख्त कहते हैं कि खो गई, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि नया कश्मीर है। देखिए, नया कश्मीर में ये बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपने उनकी शनाख्त छीन ली, वो कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जो ये 370 और 35 का मुद्दा ये उठा रहा है, ये खाली यहाँ तो वोट बैंकिंग थी, ठीक है ना। यहाँ की रीजनल पार्टियों ने, अगर हम देखे जाएंगे, यहाँ की रीजनल पार्टियों की यहाँ पर तबाही की, खाली ये वोट बैंक यहाँ पर था। आजकल देख लीजिए, आजकल हमारा नौजवान कोई कब्रिस्तान में नहीं जा रहा है, आज कहीं पर पैलेट नहीं चल रहा है, आज कहीं पर ग्रेनेड गोली नहीं चल रहा है। बात सुनिए, जिन पार्टियों ने बोला, या तो बात करने दीजिए, जिन पार्टियों ने यहाँ बोला, रीजनल पार्टियों ने, यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। आप देख लीजिए, कश्मीर का बच्चा है, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, उसके हाथ में तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा है हाथ में, उमर जान साहब। लेकिन
जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी उनसे भरोसा उठा है लोगों का, क्या लोगों के मन में एक तरह का जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके खिलाफ एक भावना है कि इन्होंने सेल आउट किया है हमें? देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको पहले अपने इस आनंद ऑफ कश्मीर में वेलकम करता हूं। ये अच्छा एक सेटअप है लोगों के द्वारे और हमारे जितने भी साथी हैं जो और ये भी कि हम ये शो पुलवामा में कर रहे हैं। यहाँ तक पहले कोई टीवी चैनल इस तरह की डिबेट करने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आवाज़ जो पुलवामा की आवाज़ है, पुलवामा का जो ये माहौल है, ये लोगों को दिखाई दे कि पुलवामा में ये स्थिति है आज। अच्छा है और लोग भी जान चुके हैं कि अब कैसे किस प्रकार की राजनीति अब हमारे सामने आ रही है। लेकिन मैं अपने भाई से एक ही सवाल करूंगा, हमारी ऑडियंस यहाँ पे है, कि हमारे साथ जो आप लोगों ने डाउनग्रेड किया है, स्टेटस हमारा डाउनग्रेड किया है 370 और 35A का मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। हमें अपनी विधानसभा है, हमें अब अगर कुछ करना भी था, लोगों के दायरे कुछ फैसला लेना भी था, यहाँ के नुमाइंदों से पूछ के, यहाँ के लोगों से पूछ के, और मैं इस फैसले को रिजेक्ट करता हूँ। और हम अपने स्टेटस के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने स्टेटस को फिर से रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। क्या राहुल गांधी ने कोई भरोसा जताया है? भरोसा है राहुल गांधी पर? कोई बोलना चाहता है? नहीं, कोई नहीं बोलना चाहता। क्या आप बोलना चाहते हैं? कोई आवाज़ नहीं है जो राहुल गांधी के लिए बोले? राहुल गांधी के लिए नहीं, हाँ, एक्चुअली ये कर तो कुछ नहीं सकते ना। राहुल गांधी दिल्ली में बोल सकता है कि हम आर्टिकल 370 यहाँ वापस लाएंगे, ना ही एनसी या पीडीपी की ऐसी हुकूमत बनेगी सेंटर में जो वो 370 वापस ला सकते हैं। जो ये फजूल के ये बना रहे हैं ना, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्यों? सिर्फ एक ही चीज़, 370 वापस लाएंगे। 300 आपकी तो वहाँ पे हुकूमत बनने की तो कोई चांसेस नहीं थे। हाँ थे 2004 के दौरान। तो फिर कैसे होगा ये दौरान ये तो फिर ये तो नहीं तो आपके मुताबिक फिर ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए यहाँ चुनाव में? मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? ये तो बोल रहे हैं हम लाएंगे वो रेजोल्यूशन यहाँ पार्लियामेंट में, ये सॉरी असेंबली में पास करेंगे। आप वो ये कह रहे हैं कि 370-35A को जब आप बदल नहीं सकते तो फिर ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों का मुद्दा होना चाहिए। डेजी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डेजी जी, सबसे पहले तो आप कश्मीरी पंडित महिला हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं पुलवामा से, ये अपने आप में एक पहली बार हो रहा है। आप ये बताइए कि कभी पहले आपने देखा है टीवी कैमरा यहाँ पुलवामा में आते हुए और इस तरह का डिबेट शो करते हुए? ये नॉर्मलसी का प्रतीक है क्या? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कैंडिडेट हूँ, अठावले जी की पार्टी है। मैं पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ तक आए, और वो भी पुलवामा में शहीदी पार्क में। TV9 आज पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मुझे CP में कनाट प्लेस में देखने को मिलता था, वो शो आज पुलवामा के गढ़ में हो रहा है। जिस पुलवामा को आतंक का गढ़ लोग कहते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस कहते हैं, मैं नहीं कहती, यहाँ के पॉलिटिशियंस को लोग ये आतंक का गढ़ कहते हैं। वहाँ पे आप खड़े हुए हो और नॉर्मली एक प्रोग्राम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन डेजी जी, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, कश्मीरी पंडितों का एक की आवाज़ हैं आप, यहाँ के लोगों की भी आवाज़ है, यहाँ के लोगों की भी आप रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के क्या मुद्दे हैं? उनके लिए जब आप आवाज़ उठाएं, या उनके लिए कैसे नॉर्मल सी होगी, वो कैसे वापस आएंगे, वो कैसे लाए जाएंगे, उसके लिए क्या है तरीका, क्या है रास्ता? कोई रास्ता है? रास्ते ही रास्ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे फैसला कर रही है। जो यहाँ की रूट्स है कश्मीरी मुस्लिम और हिंदू, जिनको अलग किया जा रहा था, जो भी यहाँ पे अलाइद पसंद ही कहते हैं हम, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने यहाँ पे यूज़ किया कश्मीरी नॉर्मल गरीब को, जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम को एक बंटवारा करा। कश्मीरी हिंदू अभी भी कुछ पार्टी किसने यूज़ किया? कोई भी हो सकता है, नाम बताइए ना, कौन सी पार्टी, कौन से नेता? पार्टी है, जो भी पार्टी है, मैं नहीं कह सकती हूँ सोशल मीडिया पे आपको। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज शुरू से थी, जो यहाँ की लोकल पार्टीज है, जो लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की ही गुन गाने चाहिए। बीजेपी ने पहले भी कहा था कि हम वापस लेकर आएंगे, उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार में एक पॉलिसी बनाई गई थी। तो किस पर भरोसा है आपको? बीजेपी कह रही है लेकर आएंगे वापस, तो आएंगे वापस पंडित, उन पर भरोसा है? देखिए मैं एक छोटी सी सरपंच थी यहाँ पे, सरपंच के नाते मैंने यहाँ पे पूरे गाँव में घूमी हूँ, हर एक गाँव में ज़मीनी सतह पे घूमी हूँ। मैंने यहाँ पे जितना डेवलपमेंट खुद से किया, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन आज तक वहाँ गया हो। आज वोट बैंक के लिए सब घूम रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कोई बड़ा पॉलिटिशियन मेरे उस एरिया में गया है। मैंने 18 लाख रुपए
सेक्शन करवाए, ऊपर शेड्यूल ट्राइब्स को, जो कि उनके मातामाल कहे जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टीज के, और जो भी है यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो नहीं जाते। अब वोट बैंक के टाइम बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन में, बड़े बड़े झंडे, ये तो सब शोशा है। मुझे लग रहा है ये गले नहीं उतरता मेरे। तेजी जी कह रही है कि कश्मीरी पंडित वापस तब आएंगे जब यहाँ के मुसलमान उन्हें बुलाएंगे, उसके बिना नहीं आ सकते। इस पर कौन कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बता दिया, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमें जरूरत है इनकी। लेकिन फिर क्यों नहीं आते हैं, क्या वजह है, क्या वजह है? जी आपसे मैंने पूछा था, आपसे कोई और कहना चाहता है कुछ? आपने भी बोली अपनी बात। पॉलिटिशियंस का मसला है कि उनको यहाँ आने नहीं, कश्मीर मुसलमान अभी भी हिंदूज के साथ हम बुलाते हैं, उनके लिए वेलकम है। और पॉलिटिक्स का ये मसला है कि उनको यहाँ पे आने नहीं देते, वो पॉलिटिक्स का सारा मसला है। नहीं, लेकिन सेफ हैं वो यहाँ पर, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो सेफ है, तो क्यों नहीं है सेफ? हिंदूज अभी आप देख सकते हो, अभी भी हिंदूज का कोई फेस्टिवल होता है या उनकी कोई ये होते हैं, मुस्लिम्स वहाँ पे जाते आते, आप देख। जब हमारे सिख भाई यहाँ पे सेफ है, वो इतने सालों से यहाँ बैठे हमारे साथ, तो ये सेफ क्यों नहीं है? लेकिन सिखों को तो निकालने के लिए भी कभी कुछ नहीं हुआ, पंडितों को तो निकालने के लिए कुछ हुआ, तो फिर हम भी बोलते हैं वो हमारे शाना बशाना चलते हैं, तो हमारे पंडित भाई क्यों नहीं? तो आना चाहिए उन्हें। तो कौन करता है, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता? सारा मसला है कि इनको यहाँ पे आने नहीं देते। हम चाहते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल है, यानी लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए? कौन चाहता है, आप बताइए, आप बताइए जी। बिल्कुल मैम, कश्मीरी पंडित यहाँ पे आने चाहिए जहाँ पे। लेकिन आएंगे कैसे? क्या मुसलमान बुलाएंगे तब आएंगे, या नेताओं की कमी है, या सरकार की कमी, किसकी कमी है? मुसलमान जो है हर टाइम बुलाता है, और यहाँ पे ऑलरेडी अभी कुछ पंडित लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर जगह में सिख मौजूद है यहाँ पे। तो मुसलमान ये नहीं चाहता है कि पंडित हमारे साथ ना रहें, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ लाए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी रही है, ये बिल्कुल फेल रही है आज तक, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से बुलाना चाहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, सिस्टम की कमी है, सिस्टम की कमी है, नेताओं की कमी है। हमारे साथ यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप तो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है सिस्टम की कमी? सरकार से कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत ही नहीं है कि वो लोग आएं, क्योंकि लोग तो बुलाना चाहते हैं। नहीं, हम तो मोस्ट वेलकम कर रहा है। जो कश्मीरी पंडित हैं, हम एक ही आंगन में खेलते कूदते थे इनके साथ। किया किसने? अगर ये लोग यहाँ से भाग गए तो भगाया किसने? यहाँ की रीजनल पार्टियों ने। ये कसूर यहाँ की रीजनल पार्टियों की, ये हमारी कसूर नहीं है, बीजेपी के कसूर नहीं। जब अब आप ये दावा कर रहे हैं कि ये नया कश्मीर है, चीजें बदली हैं, तो इसमें तो ये बदलाव भी होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होगा, ये बदलाव भी जरूर होगा। हमारे मैनिफेस्टो यही है, कश्मीरी पंडित वापस आए यहाँ पर, हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं इनको। सिर्फ मैनिफेस्टो में है, या बदलाव भी आएगा कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर? क्या है आपके मुताबिक, बड़े क्या है मुद्दे आपके मुताबिक? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पुलवामा आए, पुलवामा के नौजवानों की आप बात करते हैं, और हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ जितने भी अभी मुद्दे हो रहे हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है जम्मू कश्मीर को। अभी एक नौजवान बोल रहा था, एक मिनट, अभी एक नौजवान बोल रहा था यहाँ पे कि आज भी हमारे बच्चों को उठाया जा रहा था। कल मैंने एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पीच सुनी, वो बोलते हैं एनसी को लाना है, पीएसए हटाना है। उनको ये नहीं पता है कि ये पीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लाया है। एक सबसे पहली बात, कश्मीरी पंडित हमारी जान है, हमारी शान है, हम उनको दिल से, तहे दिल से वेलकम करते हैं, और ये सभी ऑडियंस चाहते हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर आए। लेकिन क्या मुद्दा जो है, यहाँ पे 70 साल से सियासत होती है। हंसी आती है जब पीडीपी वाले बोलते हैं कि हम जो हैं 370 और 35 से वापस लाना चाहते हैं। इनको ये याद नहीं है कि ये बीजेपी और पीडीपी एक साथ थे 2019 में, जब इन्होंने यहाँ पे अलायंस किया, लेकिन तब अलायंस किया, तब 370 और 35 से तो नहीं हटा था ना। उसी बात पे आऊँगा। जब 2014 में हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया, तब पीडीपी ने साउथ कश्मीर में एक ही बात की, आप वोट दे दो, बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखना है। कश्मीर का नौजवान इमोशनल है, कश्मीर की बेटियां इमोशनल हैं। क्या अभी भी यही भावना है कि बीजेपी को दूर रखना है? इन्होंने वोट दिया उस वक्त पीडीपी को सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को दूर रखना है। क्यों रखना है? बीजेपी के एक एमएलए ने 2014 में बोला था कि कश्मीरियों के गाल लाल है। इसका मतलब ये है कि इनके पास बहुत पैसा है, ये खुशी मना रहे हैं। मसला ये नहीं है जिन पे आज बात कर रहे हैं। क्या है मसला? मसला जो सबसे अहम है, आज 70 साल हो गए एनसी और पीडीपी की पॉलिटिक्स को, लेकिन आज भी मेरा नौजवान पीने का गंदा पानी पी रहा है। पानी, करप्शन, रोजगार। आप हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब, आप त्राल से हैं, त्राल से आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। त्राल को जाना जाता है, या त्राल की जो एक बड़ी पहचान है देश में, अगर आप त्राल का नाम लेंगे तो बुरहान वानी से उसको याद किया जाता है।
त्राल की क्या क्या पहचान है, क्या पहचान बन पाई है? बुरहान वानी से आगे बढ़ा है त्राल, क्या बदला है वहाँ? देखिए मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी, ये दस्तूर ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। ये पिछले 10 सालों के बाद आज ये एक मौका मिला है जो आपका यहाँ TV9 भारतवर्ष ये यहाँ पे इतना बड़ा शो कर रहा है, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि 2019 को जो जम्मू कश्मीर में किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अगर वो यहाँ पे करना ही था तो यहाँ की स्टेक होल्डर्स से, यहाँ के लोगों से बातचीत करके किया जाना चाहिए था। उसके लिए यहाँ की हमारी जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि देखिए आप लोग यहाँ आए, आप ये शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था और ये अब कैसे हो पा रहा है? ये बदला है क्या? ये क्या बदलाव है? देखिए, इसके लिए यहाँ की जो हमारी जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुझ जैसा कि नॉर्मलसी हो, कभी नहीं चाहा कि मुझ जैसा नौजवान जो है वो भी सियासत में आए, वो भी बात करे। क्यों इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में चुनाव में खड़े हैं? ये जो पार्टिसिपेशन है, ये उत्साह है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इसमें हिस्सा लेने का, या वाकई खड़ा किया गया? सलाम कश्मीर, सलाम पुलवामा, सलाम TV9, सलाम इस शहीद पार्क को, सलाम इस ऑडियंस को जो बहुत ही पॉजिटिव और रियलिस्टिक मुझे नज़र आए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैं जेल से आया हूँ, 2 महीने भी बाहर मुझे नहीं हुए। हम देख चुके हैं कि जितनी भी पार्टियां यहाँ बरसर इक़्तिदार हैं, आपका डिस्कशन भी मैं भी देख रहा था, नेशनल पार्टीज़ और जो हमारे लोकल पार्टीज़ का रेस में ये उधर इधर बातें लगा रहे थे। हमने देखा आप जब एक एग्जिट पोल कर रहे हैं, इसमें आपका एक पैरामीटर होता है सैंपल साइज़। मैं उसी सैंपल साइज़ से आया हूँ जो जेल है। जेल में हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इस वक्त मेरे कश्मीरियों को फेस है, हमारा जस्टिस। कानूनी किताबों में लिखा है जस्टिस नहीं तो कैसे मिलेगा न्याय? कैसे मिलेगा? डिलेड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर मैं बात रखूंगा, बात सुनिए। इलेक्शन के मौके पर इस पर बात हो रही है। मैं उन जवानों से जो बाहर जो हमारे जेलों में है, मैं समझना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से आप और आप जैसे तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं ताकि न्याय की बात हो, हम तो जस्टिस की बात हो, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा। उसी पर हम कोई इस पर बात नहीं कर रहे हैं। कोई हमारे उन लोगों के लिए कंसर्न नहीं है जो जेलों में बंद है। जो हमारे साथ, मैडम मेरी बात पूरी सुनिए, संक्षेप में खत्म करिए, वापस आऊंगे आपके पास। जो हमारे भारत के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, जो वहाँ सड़ रहे हैं, मेरी पहली गुजारिश है कि उनको वापस लाया जाए। जो नया कश्मीर की भी बात बोल रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ उनको भी नया कश्मीर दिखाया यहाँ। ठीक है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मेरे जो सहयोगी हैं इरफान, वो मौजूद हैं। जी इरफान, आ जाइए आप हमारे साथ यहाँ पर। इरफान, एक बड़ा सवाल ये है कि 5 बुलेट पॉइंट्स में आप इस चुनाव को अगर बता पाएं कि क्या हैं बड़े मुद्दे इस चुनाव के? मुद्दे इधर सबसे पहले हमने कोशिश जो की कि तमाम राजनीतिक दलों के पक्ष यहाँ पर हो। मुद्दे तो मुझे नहीं लगता देश के अन्य हिस्सों में जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, उससे अलग है। लेकिन जिन मुद्दों पर राजनीति हो रही है, क्या वो असल में मुद्दे हैं लोगों के? वो में अगर हम लोगों को बोलेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? फिलहाल तो अगर यहाँ की सियासत दलों की एजेंडा देखें, मैनिफेस्टो देखें, उसमें धारा 370-35 से पहला मुद्दा बना हुआ है। दूसरा मुद्दा है पक्ष विपक्ष पर लगातार आरोप लगाना ताकि वो लोगों को सिंपैथाइज करके अपने वोट आकर्षित करें। लेकिन सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा, खासतौर पर अगर साउथ कश्मीर की बात करें, वो लगातार इन इलाकों में जब हम घूमते हैं तो लोगों को दूरदराज इलाकों में अभी भी उन चीज़ों से जूझना पड़ता है। वो इशू तो है, क्या लोग उस पर वोट कर रहे हैं और क्या पॉलिटिकल पार्टीज उसे उस तरह से उठा रही हैं कि रोजगार हो, सड़क हो, पानी हो, डेवलपमेंट हो? इस पर क्या चुनाव हो रहा है? देखिए, अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस राजनीति में मुझे लगता है काफ़ी अंतर है। जिस पर लोगों की उम्मीदें हैं वो वोट करेंगे, क्योंकि राजनीति तो धारा 370-35A और कश्मीर इशू को लेकर ही हो रही है। क्योंकि धारा 335A 370 तो पहले ही गृह मंत्री ने कहा कि स्टेट वोट देंगे, बाकी कोर्ट में मामला है। तो ये राजनीति मुझे लग रहा है, खासतौर पर मैनिफेस्टो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का जो अलायंस है या PDP का जो मैनिफेस्टो है, जरूरत लोगों जो चीज़ें हैं वो सामान्य है जो देश के अन्य हिस्सों में है।
बाकी तमाम हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जो नेता हैं वो जुड़ गए। सर फैज साहब, आपने सुना जो हमारे संवाददाता हैं इरफान, जो पूरे कश्मीर में ट्रैवल करते हैं, उनका मुताबिक जो पार्टियां मुद्दे उठा रही हैं वो सबसे बड़े मुद्दे 370 35 से हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो उतनी अहमियत नहीं रखती आपके लिए, जिसमें जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें वही बड़े बनते हैं, बाकी मुद्दे पीछे हो जाते हैं। देखिए, आपको पता ही है पिछले 30 सालों से यहाँ पे टर्मोइल चल रहा है, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टैंस की बात करेंगे तो हम ग्रेटर ऑटोनॉमी पे हमारा ज़्यादा फोकस था, लेकिन बीच में ऐसे कुछ हालात हुए, कुछ पार्टीज़ ऐसी आ गई मतलब जिन्होंने फैसिलिटेट किया, यहाँ पे जो धारा 35A और 370 को हटाया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू बना है अपने कश्मीर के लिए, सभी पार्टियों के लिए, कि हम ऐसी कोई मतलब सिचुएशन क्रिएट करें या लोगों में जाए, लोगों को समझाए कि भाई इसको किस तरह से वापस लाना। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे असेंबली में अक्सरियत नहीं आती है तो उस धारा को रिमूव करने के लिए चांसेस भी हो सकते हैं। हम एक ऑडियंस कर सकते हैं जिसमें लेकिन हम जब लोगों से सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि बार बार जो रीजनल पार्टीज थी यहाँ पर वो जिम्मेदार हैं उन स्थितियों के लिए जो बनी हुई हैं यहाँ पर। अगर हम कहते हैं नॉर्मल सी हम पुलवामा में खड़े होकर शो कर रहे हैं, ये हम आज क्यों कर पा रहे हैं, हम पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उनको लाने के लिए जो हालात बनने चाहिए वो कैसे नहीं, इस सब के लिए रीजनल पार्टीज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या रीजनल पार्टीज ही जिम्मेदार हैं इन सब हालात? पुलवामा की पार्क मैडम तब भी थी, आज भी है, ये अवाम तब भी था, आज भी है, तो आपने देखना है कि बदलाव कहाँ पे है। जब आप ये कह के डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे रसोइयों के अंदर क्या पकेगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी या नहीं होगी, तो उसको मुदाखलत कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाम बोल रही है ना हमसे कि आज का इलेक्शन ये रोड के लिए नहीं है, बिजली के लिए नहीं है, सड़क के लिए नहीं है, ये उन मुद्दों से उठ के है। अब आपने देखना है जिन लोगों ने दरवाजे बंद किए बातचीत के लिए, आप उनको सजा दीजिए ना। आप इस प्रजा और इस आवाम को क्यों सजा दे रहे हैं? ठीक है, ये लोगों से भी हम पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि ये 35 से 370 इन ये जो सड़क बिजली पानी है इससे ऊपर उठकर है चुनाव। 370 35 से ही है मुद्दा, सड़क बिजली पानी नहीं है मुद्दा, रोजगार मुद्दा नहीं है। कोई बोलेगा इस पर? ये चुनाव डिसीजन मेकिंग के लिए है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये चुनाव कश्मीर का फ्यूचर तय करेगा, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, वो ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों से ऊपर उठ के बात करिए, सड़क बिजली पानी रोजगार, इनसे ऊपर उठकर बात करिए। तो हमेशा हमारे साथ यही किया है, चाहे PDP हो, नेशनल हो, या यहाँ पे पहले कांग्रेस भी आई है, उन्होंने सब ने हमारे साथ यही किया है कि ये चीज़ें छोड़ के हमें बस बाकी चीज़ों पे बात करनी है। पहले तो हमें वो चीज़ें तो बेसिक जो है वो दिला दो, उसके बाद में बाकी चीज़ों पे बात करते हैं ना। क्या इस वजह से पार्टिसिपेशन, लेकिन इस पर मैं मोहित आपका की प्रतिक्रिया चाहूंगी। कहने यही किया है आपने, इन मुद्दों से ध्यान हटाकर 35 से 370 पहचान जो चाहिए ज़रूरी जीवन के लिए वो पहले होनी चाहिए, उसको आपने पीछे रखा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, होना भी चाहिए। जो इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त का ध्यान मैं उस तरफ ले जाऊं, जब मैं सिर्फ PDP की बात नहीं करूंगा, मैं पिछले कई दशकों में जो रीजनल गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7% से लेके 12% रहा है, और जो पिछले 10 साल आपने देखे हैं उसके अंदर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% है। तो ये फ़र्क है हमारी अपनी रीजनल पार्टी की हुकूमत में और ये जो इस टाइम LG गवर्नमेंट की हुकूमत है। तो ये आंकड़े देखना ज़रूरी है। देखिए, बातें करना बड़ा आसान होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट में नंबर होते हैं, इस पर लोगों से भी पूछ लेंगे, नंबर से पता चलती है। एक सेकंड अभी देखिए, इल्ज़ाम, एक सेकंड आप पहले हमारी बात सुन लीजिए, आपकी बात भी सुन लेंगे हम। इल्ज़ाम तराशी तो चलती रहेगी, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, इसने हमें गाली निकाली, उसने हमें गाली निकाली, कोई खुश है, नाराज़ नहीं है। आपने अभी डेजी जी ने बात की कि यहाँ पे हमने कोई नेता आए नहीं, हमारे यहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर ये डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे जो लाखों करोड़ रुपए का एम्स का प्रोजेक्ट है ये कहाँ से आ गया, जिसकी वजह से यहाँ लाखों लोगों को मुलाजमत मिलेगी। जो ये पूरा इलाका डेवलप हुआ ये कहाँ से आया? फिर किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये लाया, ये यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने लाया। जी बताइए, क्या PDP ने लाया? ये PDP ने लाया। देखिए, लोगों के आंखों में धूल झोंकना बहुत आता है ऐसी पार्टीज को। जो देखिए, कोई डेवलपमेंट PDP में नहीं की है, ना कि यहाँ के बच्चों की बात नहीं की, यहाँ के बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन मोहित मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि देखिए एम्स आया, लेकिन वो तो तब आया ना जब आप साथ में थे, BJP के साथ सरकार चला रहे थे, तो वापस साथ जाने की गुंजाइश है फिर डेवलपमेंट के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और यहाँ पे हमारे किसी दोस्त ने भी अभी शायद ये BJP के ऊपर बात की, और मैं चाहता था कि कोई सवाल मुझसे ये करे, क्योंकि इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। यहाँ सब लोग भी बैठे हैं, आपके व्यूअर भी देख रहे हैं। हमने BJP के साथ अलायंस किया,
बिल्कुल दिन के उजाले में किया, सारी दुनिया के सामने किया, लोगों के सामने किया, एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत किया। ठीक है, कोई पर्दे के पीछे बात नहीं हुई, जितनी भी बातें हुई लोगों के सामने हुई। अब ये अलायंस जब हुआ, ये 3 साल ये अलायंस चला, इस 3 साल के अलायंस की अचीवमेंट मैं आपको बता देता हूं, और ये अलायंस टूटा क्यों ये भी मैं आपको बता देता हूं। 3 साल के अलायंस के अंदर पीडीपी ने अपना एजेंडा रखा बीजेपी के सामने, जिसके अंदर हमने 14,000 बच्चों के जो फर्स्ट टाइम, मैं एक सेकंड नहीं 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 नो 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 नो, यू विल हैव टू, मैं अपने कैमरामैन से कह रही हूँ कि वो तस्वीर दिखाएं, बाहर जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है उसकी तस्वीर दिखाएं। चलता रहेगा, वो दिखाते रहेंगे। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप अपनी बात हमने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस के अंदर जब हम 3 साल अलायंस में थे, 14,000 फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स बच्चों के अंदर 14,000 बच्चों का एफआईआर वापस लिया। क्या कोई पार्टी या क्या कोई हुकूमत इन 14,000 बच्चों को जेलों से रिहा कर सकते हैं? दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया क्यों ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जो रास्ता था, जहां पे हमने पाकिस्तान के साथ या हुर्रियत के साथ बातचीत की, हमने बात की थी, हम उस रास्ते की ओर देखकर, उस जो पास था, उस एक्सपीरियंस को देख के हमने इस बीजेपी के साथ हुकूमत किया। लेकिन ना ये बीजेपी वो पहले जैसा रह गया है, ना इनकी आइडियोलॉजी उन अटल बिहारी वाजपेयी जैसी रह गई है। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जी, कौन कहना चाहता था कुछ? जी 1 मिनट, हाँ बताइए। ये पहले इनको बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोटा किसने लाया, यहाँ पे इखवान किसने लाया, पीएसए किसने लगाया? आप अभी बात कर रहे थे नया कश्मीर की, ये नया कश्मीर नहीं है। ये जो आप अभी देख रहे हो, जो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, गाने चल रहे हैं, एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, ये सारा जो माहौल है ये आर्टिकल 370 के खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे जो आज वोट जाएगा वो सारा आर्टिकल 370 का। आप मेरी बात सुनो, लेट मी फिनिश फर्स्ट, आप उसके बाद मुझे और एक सवाल करो। आप अभी हमारे मोहित जी बात कर रहे थे 1996 में 40% वोटिंग हुई थी, पार्लियामेंट इलेक्शन में 38 हुआ, अभी 45 होगा। वजह ये होगा कि जो लोग वोट निकलने जा रहे हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं, जो अगस्त में हुआ था हमारे से आर्टिकल 370। मेरी बात ले लेते हैं, नेताओं से जवाब लेते की बात आ रही है कि हमने पीडीपी ने पहले लोगों को अंदर रखिए थोड़ा, ताकि बाकी लोगों की राय। पोटा, इखवान, टास्क फोर्स कौन लाया? ये कौन लाया? ये सब बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। आप कुछ कहना चाहते थे? जी बताइए। आप भी लगातार बोल रहे हैं, आपको पार्टी से तो नहीं है किसी? जी, मैं यहाँ का मेयर हूँ, मैं बतौर मेयर अच्छा के आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं यहाँ का मेयर रह चुका हूँ। मैं कश्मीरी पंडित भाइयों को, बहनों को ये डील देना चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन है, अगर आप में से कोई आना चाहे तो मेरे पास जमीन है, मैं आपको जमीन देना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जिस शहीद ना मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे पास जो जमीन है मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। कश्मीरी पंडित उसको ये डोनेट करने के लिए तैयार हूँ कि वो यहाँ पे बसे। और ये शहीदों की धरती, जिसको आप शहीदों की धरती बोल रहे हो, अब देखिए यहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म नौजवानों को दिया गया है, वो पीडीपी के द्वारा से दिया गया है। यहाँ पे नौजवान को पहली बार मैंडेट मिला पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो पीडीपी के द्वारा दिया गया है। बाकी यहाँ की जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो नेशनल हो, वो यहाँ के लड़कों को, हमारे यहाँ के पीडीपी ने दिया। हाँ, पीडीपी ने दिया, उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ के लड़कों को दिया है। क्यों नहीं दिया है? आज की डेट में देखिए असेंबली में एक लड़का हमारे यहाँ कंटेस्ट कर। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब। वो कह रहे हैं पीडीपी ने मौका दिया युवाओं को और किसी ने मौका नहीं दिया। देखिए, जैसे आपने यहाँ माहौल को बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया, हमने लोगों को बुलाया। इतना ही कहूँगा कि ये जो मुसीबत, ये जो परेशानी है, ये 14 का वो रिश्ता हमें दिख रहा है जो पीडीपी और बीजेपी का रिश्ता तय हुआ था। आज का वो मुसीबत हम झेल रहे हैं। कैसे? देखिए, मुझे संक्षेप में बताइए। मुझे याद है बिलाल साहब, मुझे याद है कि मेरे इस पुलवामा में एक नारा चला था, सारे लोगों को याद होगा कि हमने भाजपा को दूर रखना है, इस पूर्व और कश्मीर को बचाना है। क्या सौदा हुआ फिर? किसने सौदा किया? हमारे युवाओं का सौदा किसने किया? अगर मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने, मेरे उस भाई ने, मेरे उस बुजुर्ग ने वोट दिया एतमाद को लेके, एतबार को लेके, कौन सा रिश्ता करके आए वो? डेजी जी, आपकी कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है किसी को जमीन डोनेट करने की, हमारी अपनी जमीन है, लेकिन कर दो। जहाँ हमारे पंडितों के घर है उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। किया किसने? किसने किया? तोड़ना ही क्यों था? अब आप बोल रहे हो अपनी जमीन देंगे। तोड़ने वाले भी यही है, बनाने वाले भी अब यही बातें कर रहे हैं। आज जो बच्चे देखिए आज जो बच्चे पे पीएसए लग रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसको ड्रग्स दिया जा रहा है, वो यही की पॉलिटिकल पार्टी है, यही की, वो बाहर का कोई नहीं है, वो यही का बच्चा उठवा रहा है, यही का सियासतदान है, यही पुलवामा का है जो बच्चों को उठवा रहा है। ये गुमराह मत करो लोगों को, यहाँ पे मत करो मेरे बच्चों को गुमराह मत करो। आप ये कह रही हैं पॉलिटिकल पार्टी है जो बच्चों को जेलों में फंसा रही है और धोखा दे रही है यहाँ पे।
क्या क्या लोगों को भी ऐसा लगता है, क्या क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज या यहाँ की पार्टीज यहाँ के नेता करते हैं ये सब कुछ? क्या ऐसा है क्या? नहीं मानते ना लोग, नहीं मानते लोग। बोलिए। 90 से यही देखा है कि इन्होंने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। शाम को उठवाते थे, रात भर वो कैंपों में या थानों में बंद होते थे, उसके बाद में अगले दिन वही मतलब मजबूर माँ बाप उन नेताओं के पास जाते थे, उनके पैर पकड़ते थे और बोलते थे हमारे बच्चों को वापस ले आओ, जबकि वो उन्हीं का कसूर था, वही उनको बंद करवाते थे और उन्हीं को वो छुड़वाते थे। बीजेपी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। एक तो बड़ा सवाल ये इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, आपका दोस्त कौन है? किस पर भरोसा करेंगे अगर सरकार बनानी होगी, साथ में लेना होगा तो? नहीं, हमारा नारा 50 बार हम खुद बनाएंगे सरकार। नहीं, वो तो नारा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कौन? तब जिनके साथ पहले वो तो हमारी सीनियर करेंगे। तब सिर्फ जम्मू के भरोसे तो सरकार नहीं बन पाएगी, कश्मीर का सहयोग भी चाहिए होगा। जरूरत पड़े इंजीनियर रशीद आए, सहयोग देने के लिए राजी हो, सरकार बनाने में वो खुद आए, अगर आपके पास कहें कि हम सरकार बनाने में आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए वो मंजूर हैं? आप दरवाजे खोलेंगे उनके लिए? नहीं, दरवाजे तो हमारे हर किसी के लिए खुले हो। इंजीनियर रशीद के लिए भी खुले होंगे, सभी के लिए। हर किसी के लिए अलग और इंजीनियर रशीद के लिए अलग है। इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज देख लीजिए आप, चाहे जितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सबके लिए खुले हैं, इंजीनियर रशीद भी आ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो बेल है ये उनका हक है और ये बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था। इसमें कोई एहसान किसी कोर्ट ने, किसी हुकूमत ने उनके ऊपर नहीं किया है। अगर वो आज 20 दिन की बेल के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, चाहे हिंदुस्तान की सलामियत के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर की सलामियत के लिए, तो उनको रेगुलर बेल क्यों ग्रांट की नहीं जा रही है? उनको क्यों? और लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्यों हो रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे भी सवाल उठा रही हैं, वो इंजीनियर रशीद पर भी सवाल उठा रही हैं, सवाल तो उठा रही हैं। जी नहीं, उन्होंने सवाल इंजीनियर रशीद पे नहीं उठाया, उन्होंने सवाल सरकार के ऊपर उठाया कि उनको सिर्फ 20 दिन के लिए क्यों छोड़ रहे हैं आप कैंपेन के लिए। सवाल इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर नहीं है, सवाल है कि जिस तरीके कार के खिलाफ उनको निकाला गया, उनकी तरह यहाँ पे हजारों लड़के हमारे पुलवामा के हैं, अनंतनाग के हैं, श्रीनगर के हैं, बारामुल्ला के हैं, जो हजारों लड़के अलग अलग जेलों के अंदर बंद हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? हम पुलवामा पहुंचे, हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा, यहाँ पहुंचने के रास्ते में बहुत कुछ देखा, हमने कोशिश भी की कि हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचाएं, जहाँ पर हम इलेक्शन कैंपेन देख रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। मैं एक रिएक्शन चाहूंगी आप सबसे, सब वोट करने वाले हैं ना? बिल्कुल, सब वोट करेंगे। तो देखिए, ये है जमहूरियत और ये है जमहूरियत की ताकत, और इसी के जरिए रास्ते निकलते हैं और इसी के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग कर रहे हैं। पुलवामा से आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक दूसरे शहर में। TV9 भारतवर्ष पहला न्यूज़ चैनल है जो पुलवामा पहुंचा और यहाँ आकर हमने डिबेट की, यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, क्या उनकी समस्याएं चुनाव में, क्या उनके मुद्दे हैं, ये सब तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। एक और शहर में मुलाकात होगी इसके बाद।